अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सूबाई इंतखाबात पहले होंगे या फिर पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स मसले के हल के लिए मुतहर्रिक हैं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है, जिसे हुकूमत मुस्तरद कर चुकी है, जबकि कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से भी रोक दिया। दूसरी जानिब वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात मुश्किल हैं, लिहाजा मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने आज वजारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि केस का फैसला आ चुका है, इससे पीछे नहीं हट सकते। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख आगे पीछे करना चाहती हैं तो कोर्ट उनके साथ है। मुज़ाकरात की बात पर चीफ जस्टिस ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पीडीएम और पीटीआई के माबैन इलेक्शन कंसेंसस को लेकर मुतहर्रिक हैं। दूसरी जानिब दोनों अतराफ से मुज़ाकराती कमेटियां भी बन चुकी हैं, मगर इसके बावजूद कंसेंसस होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि अव्वल तो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है और रही सही कसर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद लतीफ़ ने आज कौमी असम्बली के इजलास में ये कहकर पूरी कर दी कि हम मुज़ाकरात तो करेंगे मगर किसी दहशतगर्द से नहीं करेंगे, और अगर करने ही पड़े तो जनरल फैज या साकिब निसार से करें। जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इससे मुज़ाकरात होने चाहिए, भाई सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं, करने चाहिए, होते रहेंगे, मगर किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और अगर फिर भी किसी की मजबूरी है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने हैं इस शर्त पर कि अगर कोई नहीं रह सकता मुज़ाकरात से, तो फिर भाई उससे मुज़ाकरात करने की बजाय जनरल फैज से और साकिब निसार से फिर मुज़ाकरात करो। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई और मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों को नोटिस भेजने को हम सराहते हैं, मगर साथ ही उन्होंने वाजे किया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर आपको कौमी असम्बली और सिंध असम्बली को तहलील करना पड़ेगा। आपने इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन आप चाहते हैं, आपको कौमी असम्बली तहलील करनी पड़ेगी, सिंध असम्बली तहलील करनी पड़ेगी, हमारे साथ बैठ जाएं और हम इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस तमाम एफर्ट को हम तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल रियलिटी को और लीगल रियलिटी को मिलाने की कोशिश की है, और ये एक स्टेट्समैन, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इन्होंने एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है। सियासी डेडलॉक वसी होता जा रहा है, जबकि सियासी जमातें अपने मुफाद लिए बैठी हैं और मुस्तकबिल के खतरे के आगे आंखें मूंदे हुए हैं। बहरान के बाद बहरान जन्म ले रहा है और मुल्क और कौम का मुस्तकबिल धुंधला होता जा रहा है। मौजूदा बहरान से छुटकारा मुमकिन है या नहीं, और क्या सियासी जमातें एक ही दिन इंतखाबात पर राजी हो जाएंगी, इस पर बात करेंगे। आज का जो पैनल है वो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सीनियर एनालिस्ट का पैनल में साथ मौजूद है, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, आदिल शाहजेब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। सुलंगी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का। मुझे बताएंगे, आज आपने पूरी कार्रवाई भी देखी, आपने ज़रा, हम काजी फायजीसा साहब के मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लग ये ऐसा रहा है कि जो बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में थी वो वापस हुकूमत, बल्कि यूं कहूँ कि सियासी जमातों के कोर्ट में आ गई है। तो इससे कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, क्योंकि कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि अगर सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाती हैं तो अदालत गुंजाइश निकाल देगी। देखिए, जो असल बहरान है वो ये है कि ये पैदा हुआ जब 63A की तशरीह करते हुए ये फैसला किया गया कि जी जब आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे तो आपका वोट ही काउंट नहीं होगा, और उस फैसले की बुनियाद पर हुकूमत तब्दील हुई पंजाब में। उसी की बुनियाद पर इमरान ने पंजाब की असम्बली तहलील करवाई और खैबर पख्तूनख्वा की दी। ये यहाँ से ये बहरान शुरू हुआ है। अब इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये बुनियादी तौर पर एक सियासी रसाकशी है
मुल्क की सियासी जमातों के दरमियान एक तरफ पीटीआई है और दूसरी जमातें हैं। हल तो ये सियासतदान ही कर सकते हैं, और हल किस तरह का होना चाहिए? इस तरह का हल होना चाहिए कि ये जमातें इस बात पर इत्तफाक कर लें कि पूरे मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के लिए किसी फ्रेमवर्क पर ये राज़ी हो जाएं। और यही इसका हल है। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, और अब जब ये कह रहे हैं कि जी आप लोग गुंजाइश निकालें और आपस में मिल बैठें, तो सुप्रीम कोर्ट ये जो दर्स दे रही है सियासतदानों को, अगर इस दर्स पर वो खुद अमल कर लेते और अपने अंदर जो है वो जो इख्तिलाफात हैं वो तय कर लेते, तो सियासतदानों को भी इस पर काफ़ी उनकी भी हौसला अफजाई होती। लेकिन ये बात अब वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला कर बैठी है जिसको नाफिज करने की उनके पास ताकत नहीं है, जो कुव्वत नाफजा है वो उनके पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए अब किसी न किसी को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि 14 मई को इंतखाबात हो सकते हैं। बेहतर होगा कि ये तमाम जमातें जो तमाम असम्बलियों की तहलील के करीब करीब जो भी तारीख है उस पर इत्तफाक करके और राज़ी हो जाए, ताकि मुल्क में इंतखाबात हों। जो आइन की रूह है, जो आइन की तमहीद में लिखी है कि ये मुल्क अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और कोई नहीं चलाएगा, तो उस पर कायम रहा जाए। कोई गैर मुतनाही अरसे के लिए कोई निगरान हुकूमतें ना बने, मार्शल लॉ ना लगे, कोई मावराए आइन कदम ना हो, ये तैयार हो जाए, यही एक बेहतर हल है। ठीक है लिस्टोलॉगी साहब, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, आप यू कैन करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ। इसमें एक और पॉइंट भी हमने मिस कर दिया जो हमने शुरू की समातों में देखा, जब ये कोर्ट बैठा, बेंच बैठा और ये समात हुई बाकायदा इलेक्शन पे, और पंजाब पे चूंकि ज़्यादा फोकस है तो उसकी बात ही कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने मिस कर दिया या अदालतों ने मिस कर दिया कि बेसिकली असेंबली जो तहलील हुई वो उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो आप नहीं समझते इसे रिवर्स करके पीछे जाके देखने का भी बड़ा पॉइंट है, ज़रूरत थी कोर्ट को कि वो एक एक बारीक बारीक चीज़ को देखते बजाय इसके कि फौरन से फैसला आ जाता। यही बात अतर मिनल्ला साहब ने की थी, और उस वक्त कोर्ट में कहा गया कि हम इस मामले को देखेंगे, लेकिन जब उनको निकाल दिया बेंच से और वो 9 रुकनी बेंच सुकड़ते सुकड़ते 3 जजेस पर आ पहुंचा, तो उसका कोई जिक्र नहीं है। ये बात सबको पता है कि ये जो असेंबलियां तहलील हुई हैं ये वज़रा आला नहीं चाहते थे, ये रिकॉर्ड की बात है कि वो नहीं चाहते थे। इमरान खान जो कि इन दोनों असेंबलियों में से किसी असेंबली के रुकन नहीं है, उन्होंने एक तरह से अपनी धौंस और कनपट्टी पर बंदूक रखकर ये असेंबलियां तहलील कराईं। वहाँ पर कोई बहरान नहीं था। जो पार्लिमानी दुनिया भर की जो रिवायत है वो ये है कि अगर आपकी हुकूमत न चल रही हो और कोई ऐसा बहरान हो तो फिर आप असेंबली तहलील करके अवाम से फ्रेश वोट लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास 2/3 अक्सरियत थी, वहाँ पर कोई बहरान नहीं था। पंजाब में भी इनकी हुकूमत चल रही थी, उस्मान बुज़दार ताबेदार के तौर पर हुकूमत कर रहे थे। उनकी हुकूमत खुद इन्होंने गिरवाई, उससे इस्तीफा खुद उन्होंने लिया, इसलिए कि चौधरी परवेज इलाही के ग्रुप की मदद लेकर जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको नाकाम करें। और जब ये तहलील करवाई गई उसका मकसद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किसी बहरान को हल करना नहीं था, ब्लैकमेल करना था इस्लामाबाद की हुकूमत को कि वो कौमी असम्बली तहलील करे, जिसमें अभी तक उनको नाकामी हुई है। तो ये जो तहलील हुई है उसके नतीजे में और भी संगीन आईनी एक बहरान पैदा हुआ है जो कि मुल्क के वफाक के लिए ख़तरनाक है। वो इसलिए कि अब जब आप ये इलेक्शन करा लेंगे वक्त से पहले तो फिर ये आइन के अंदर एक मुस्तकिल बिगाड़ आ जाएगा कि हर 5 साल बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे, वहाँ पर पहले सूबाई हुकूमतें बनेंगी, और जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो इन दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी, पावरफुल हुकूमतें होंगी जो कि इंतखाबात में धांधली कर सकेंगी। और इनके पास इतनी 173 पंजाब की और 55 सीटें कौमी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा की, तो उनको फिर सिंध और बलूचिस्तान की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत गलत पैगाम होगा
सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के लिए कि अब हम खुद ही तय करेंगे कि हमने कैसे वफाक चलाना है, आप लोग जो है जरा पिछली सीट पर बैठकर आराम फरमाएं। लेकिन हल की जानिब जाना तो जरूरी है आदिल। अगर हल की जानिब हम जाते हैं, जैसे कि आज हमें लगा कि नहीं, मुझे भी लगा एक लम्हे को कि शायद अब वाकई सियासी जमातें, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास बातचीत के लिए, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद ये हल हो जाएगा। लेकिन कैसे हल होगा जब असेंबली के फ्लोर पे जावेद लतीफ़ साहब कहेंगे कि जी किसी दहशतगर्द से हम बात नहीं करेंगे, बात करनी है तो फिर साकिब निसार से कर लें, जनरल फैज से कर लें, ये फिर कैसे मामला चलेंगे? उधर मौलाना साहब भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, इसमें ये तो डायलॉग खेला जा रहा है, हर कोई खेल रहा है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे ख्याल में कि इसका कोई कंक्रीट हल नहीं निकलेगा। अच्छा। इलेक्शंस सोलंकी साहब ने कहा कि होते हुए नहीं देख रहे, मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ इलेक्शन मैं होते हुए नहीं देख रहा, क्योंकि हालात इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज ये हैं। और बड़ा मैं रियलिस्टिक होके बात कर रहा हूँ कि इलेक्शंस चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, चाहे डायलॉग में फैसला कर ले, मुझे इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे अक्टूबर से पहले। देखिए, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, तो एक बड़ी वैलिड बात मैं फिर सोलंकी साहब का रेफरेंस दूंगा कि अगर आप सियासी जुमातों से इस वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक आईनी बहरान सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो लेने से पैदा हुआ, वो खुद बैठकर और इस पर मुज़ाकरात करके और इंतखाबात की तारीख पर एग्री करें, तो अगर आप पहले तो आपको सोमोटो लेना नहीं चाहिए था। जब आपने ले लिया तो फिर फुल कोर्ट बनाने में क्या हर्ज थी? जब पीटीआई तक आप फुल कोर्ट बना दें, ये बहरान यहाँ तक आता ही नहीं। सब कह रहे थे कि फुल कोर्ट आप बना दें, उनका जो भी फैसला आएगा आईन और कानून के मुताबिक ही होगा, वो सब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला दोनों हाई कोर्ट्स में पंजाब और केपी के इंतखाबात का वो जेर समात है, वो सबजुडिस है, तो फिर सुप्रीम का नोटिस लेना, तो ऑब्वियसली अगर उस वक्त वो नोटिस ना लिया जाता, तो आज इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट और पूरा पाकिस्तान बंद गली में इस वक्त हमें नजर आ रहा है, वो शायद यहाँ तक मामला ना पहुंचता। देखिए, इमरान खान साहब चाह रहे क्या थे? उन्होंने दोनों अपनी हुकूमतें तहलील कर दी, कौमी असेंबली से चले गए, वो अर्ली इलेक्शंस चाह रहे थे। अब अर्ली इलेक्शंस उन्हें ना मिला है, ना मिलने की हमें कोई उम्मीद उधर पाइपलाइन में इंतखाबात नजर आ रहे हैं। अब वो मामला ले जा रहे हैं बहरान की तरफ। मुल्क बहरान में फंस चुका है, ना हुकूमत को इसकी परवाह है, ना पीटीआई को है, ना शायद एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को इस वक्त परवाह है, क्योंकि इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए बतौर न्यूट्रल ऑपरेटर को अदलिया को। अदलिया उस तरह से वो किरदार अदा करती हमें नजर नहीं आई, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो तमाम सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो भी तकरीबन यही लाइन है कि जी आप बैठ के मुज़ाकरात करें। एक तरफ पीटीआई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहने की पोजीशन में है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बैठकर मुज़ाकरात करें? वो तो ऑलरेडी कर रही हैं। एक सियासी जमात उसमें नहीं है जो कि इंतखाबात चाहती है। दूसरा, आप देखिए, इंतखाबात अगर आप करवा लें 90 रोज के अंदर वो होने भी चाहिए, लेकिन ये एक आईनी बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि 2 असेंबलियों में पहले इंतखाबात हो जाएंगे, उसके बाद वो हमेशा की तरह होते रहेंगे। और दूसरा देखिए, पंजाब और केपी आप मिला के अगर पहले से गवर्नमेंट बना देते हैं, तो फिर बलूचिस्तान और सिंध में तो इलेक्शन की जरूरत ही कोई नहीं रह जाएगी। और फिर आपको पंजाब के इलेक्शन में तो आईन तोड़वाने वाले तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पुख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पे असेंबली नहीं टूटी? वहां इस तरह का क्यों स्पीड जस्टिस हमें नजर नहीं आ रहा? तो पंजाब का ही पूरा मामला है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि देखिए, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हालात अगर उसकी इजाजत नहीं देते, तो बैठकर इसको तय कर लिया जाए कि एक दिन इंतखाबात होने हैं और वो कब होने। लेकिन मामला ये है कि अभी नून लीग ये कह रही है कि जी चूंकि नवाज शरीफ को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, उनको इमरान को लाने के जो नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी गई, जब तक वो रिवर्स नहीं होती तो बैठकर मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। सो दे हैव देयर ओन वैलिड पॉइंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा मामला इसी तरह चलता रहेगा। अगले 2 से 3 महीने इसी तरह चलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे, फिर शायद कुछ मामलात ऐसी तरफ जाएं कि हम कह सकें हाँ अब फैसले भी हो रहे हैं, अब इंतखाबात की तरफ भी बात जाएगी। मुझे
स्पीकिंग ये मामला अगले 2 से 3 महीने इसी तरह आईनी लड़ाई होगी। ठीक है, यानी हमने देखा है माजी में ज़ाहिर है कि 3 दिन का गैप होता था वफाक के और सूबों के इलेक्शन में, उसको कम किया गया, एक दिन पे लेकर आया इसलिए गया ताकि शफाफियत हो, ताकि ज़ाहिर इन्फ्लुएंस ना कर सके कोई गवर्नमेंट। अब ज़ाहिर है कि जब 2 सूबों में शाद भट्टी साहब इलेक्शन हो जाएंगे बिलफर्ज, और फिर ऊपर से ये डिमांड फवाद चौधरी साहब की जो उन्होंने की है कि सिंध वाले भी अपनी असेंबली तहलील करें, वफाक वाले भी करें, मतलब एक तरफ तो उनकी ये शर्त ही नहीं मानी जा रही कि पंजाब में और केपी में इलेक्शन होंगे, ऊपर से शर्त के ऊपर एक शर्त उन्होंने लगा दी है। तो हाउ ये कैसे पॉसिबल होने वाला है? और क्या आप भी मैं चले इस सवाल को थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ, उन दोनों ने तो ये कहा कि 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, आपको 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? बड़ा मजे का सवाल है। और पहले तो दोनों अपने प्यारे भाइयों से मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात पे कि वाकई मुझे भी सर पोते को भाई बना दिया आपने। लगा के देखूं, हाँ दोनों भाई यानी आदल और सोलंगी साहब गो के कायदे आजम के साथी हैं, तकसीम के वक्त भी थे, लेकिन मेरे भाई हैं, प्यारे भाई हैं। तो अच्छा, तो वो जो ऐनक भी लगा के देखूं, मुझे नहीं लगता इंतखाबात होते नजर आ रहे। अच्छा। बिल्कुल भी। और यानी 14 मई को। और बड़ी खूबसूरत बात की है आदल शाहजेब भाई ने कि फायज ईसा साहब आएंगे तो ये मामला आगे निकलेगा और आगे हमारी नैया पार होगी। लव यू, मैं पोता नहीं कहूँगा, आज भाई कहूँगा, क्योंकि आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, अब क्या खूबसूरत मुल्क है, क्या खूबसूरत मुल्क है, क्या खूबसूरत मुल्क है कि एक तरफ आइन की गोल्डन जुबली और दूसरी तरफ आइन का खिलवाड़, एक तरफ जश्न आइन और दूसरी तरफ जनाजा आइन। जरा मैं अक्सर ये सवाल करता हूं सारों से, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि असेंबलियां टूट गई, दोनों असेंबलियां टूटी, 90 दिन में इंतखाबात हो जाते या कौम इंतखाबात की तरफ चली जाती, तो ना ये सियासी बहरान बनता, ना ये सियासी बहरान आईनी बहरान में बदलता, ना मामला हाई कोर्ट्स में पहुंचता, ना सदर को डेट देनी पड़ती, ना चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना पड़ता, ना 9 रुकनी फिर 7 रुकनी फिर 5 रुकनी बेंच बनता, ना 5 रुकनी 4 रुकनी और फिर 3 रुकनी बेंच बनता, ना कौमी असम्बली आज खुद नोटिस की फुर्तियों वाली एक दिन की कानून साजी करती, ना फायज ईसा बेंच का फैसला आता, ना 8 रुकनी बेंच को दोबारा इस पे बैठना पड़ता, ना कौमी असम्बली 7 करारदादें और तरीके मंजूर करती, ना सुप्रीम कोर्ट तकसीम होती, ना ये मुल्क और ये कौम, ये हम इस बहरान में होते जो बहरान दर बहरान। लेकिन ये सियासी बहरान, ये आईनी बहरान, ये अदालती बहरान, ये सुप्रीम कोर्ट तकसीम, ये इलेक्शन से भागना, ये आइन का खिलवाड़, ये जमहूरियत का खिलवाड़, ये सिविलियन बालादस्ती का खिलवाड़, ये वोट को इज्जत दो का खिलवाड़, ये सोची समझी मनसूबा बंदी है। और मनसूबा बंदी का मेन पॉइंट क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड। मनसूबा बंदी का मेन पॉइंट क्या है? तराजू का पलड़ा। मनसूबा बंदी का मेन पॉइंट क्या है? इमरान खान का मक्कू ठपना, यानी इमरान खान नायल हो, जेल में जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, तराजू के पलड़े बराबर हों और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। ये है असल मनसूबा, ये है। बाकी सारा एक्सपोज हो गया, ये हमारा निजाम, हमारा अब सुप्रीम कोर्ट को मैं 10 सदे अदब कह रहा हूं, ना करें सर, छोड़ दें इनको, इनके हाल पर छोड़ दें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। हमारी किस्मत में हर तरफ से छितर लिखे हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब आप प्लीज ना करें, आप कहें कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मौजें करो, कोई बात नहीं। आप सिविलियन, अगर हमने फौजी डिक्टेटरशिप देखी है तो सिविलियन डिक्टेटरशिप भी भुगत लेते हैं, कोई बात नहीं, ना करें फैसले। इनको कहें कि तब इलेक्शन करवाएं जब जुनेद सफदर इस पोजीशन में आ जाए कि वो सारे पाकिस्तान से स्वीप कर जाए, तब इलेक्शन करवाएं जब पीपल्स पार्टी पंजाब में स्वीप कर जाए, तब इलेक्शन करवाएं जब इमरान खान साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे लेकिन वो सियासत छोड़ चुके हों या जा चुके हों, तो उस वक्त इलेक्शन करवाएं। और उस वक्त भी इस तरह के इलेक्शन करवाएं कि मुखालिफ उम्मीदवार को दहशतगर्द करार दे दें और आप वन वे करके जीतते जाएं। कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है इस मुल्क में आइन की, जमहूरियत की, सिविलियन बालादस्ती की, वोट को इज्जत दो की। ये मैं ऐड कर लूं, क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, अगर अल्लाह करे कि जाएं पार्लियामेंट आपका फ्लोर है, वहां जाएं, वहां जाके बात करें, सुप्रीम कोर्ट हेल्प नहीं कर सकती, ये बेहतर नहीं है?
नहीं, देखिए बात यह है कि पार्लियामेंट हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए था। और इस मुल्क में जब सूबाई परवेज इलाही की मैं अक्सर बात करता हूं कि वो जमान पार्क में गए इमरान खान के पास, उन्होंने कहा सूबाई असम्बलियां ना तोड़िएगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आपको क्या गारंटी है कि निगरान सेटअप गैर जानबदार आएगा, आज देख लें। उन्होंने कहा कि अच्छा आपको क्या गारंटी है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, आज देख लें। अच्छा उन्होंने कहा कि आप जब दोनों असम्बलियां हमने तोड़ दी तो हमारी पनाहगाहें खत्म हो जाएंगी, मुकदमे, गिरफ्तारियां, फेंटियां, तशद्दुद, हथकड़ियां, वो आज देख लें। ये ना होता, लेकिन पार्लियामेंट में वापस आना चाहा उन्होंने, निकल कर नहीं आने दिया गया। अब चाहिए तो ये कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज मिलकर, क्योंकि देखें ना पार्लियामेंट में तो अपोजिशन राजा रियाज है, तो हमारे उम्मीदों का, तमन्नाओं का, आरजुओं का मरकज राजा रियाज है। एक तो उसको टिकट दे दें, अगला कंफर्म कर दें, हल्का बता दें किस हल्के से टिकट देनी, और दूसरा उनके साथ मिलकर हमारा मुकद्दर का फैसला कर लें। देखें सवाल 2-3 है। हुकूमत दोनों बेंचों के फैसले मान चुकी है, जिसको हुकूमत ने रिजेक्ट किया था, मानकर सारा कुछ कर रही है, मान लिया। 90 दिन के बाद आइन का क्या बनेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आइन का क्या होगा। मतलब ये कि 90 दिन के बाद इंतखाबात नहीं होते तो क्या होगा, निगरान हुकूमतों का क्या होगा 90 दिनों के बाद, इलेक्शन आगे ले जाने का रास्ता क्या होगा। ये सब बैठेंगे तो एक नुक्ते, एक तारीख पर मुत्तफिक होंगे। 8 अक्टूबर को इंतखाबात हो पाएंगे, 8 अक्टूबर को हालात फंड इसी काबिल होंगे। और अगर फिर आखिरी बात, मामला इसी तरह हो गया और यही हुआ तो मुझे बताइएगा। आज तो चलो ये बिल्कुल मैं मान लेता हूं कि बिल्कुल ठीक कह रही है पीडीएम, ठीक कह रही है पार्लियामेंट, ठीक कह रही है, लेकिन कल अगर यही रास्ता इमरान खान हुए और इमरान खान ने ले लिया और इलेक्शन से भागने लग गया, तो फिर तो इस मुल्क में इलेक्शन ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पर एक ब्रेक बनती है शाल भट्टी साहब, एक बनती है। और ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो सोलंकी साहब से सवाल पूछेंगे कि क्या ये एक नई रिवायत सेट होने जा रही है या फिर हम इससे कहीं आगे पीछे भी होंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सोलंकी साहब, क्या स्टेटस रह जाता है जो हुकूमतें इस वक्त लगी हुई हैं केयर टेकर, उनका 90 दिन तो गुजर जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये जो कियास है ये रुकेगा या ये फिर और ज्यादा मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखें, जब भी गैर मुंतखब ताकतों ने पाकिस्तान के अवाम के फैसले करने की कोशिश की है, उसके नतीजे में मुल्क ने भुगता है। आप 1954 से शुरू कर दें। अभी मेरे भाई इरशाद भट्टी जो मुझे कायदे-ए-आज़म से मिला रहे थे या उनके औकात से, तो उन्होंने मेरी उम्र कम कर दी, क्योंकि मैं तो मोहनजोदड़ो का आदमी हूँ और 76 साल तो कुछ भी नहीं, हम तो 5000 साल पुराने हैं, तो ज़रा मेरी उम्र कम ना करें। लेकिन ये जो आइन के खिलवाड़ की बात कर रहे हैं, ये तो उस वक्त से शुरू है, 1954 में, जब आपने दस्तूर साज असेंबली को एक ब्यूरोक्रेट ने जो है वो खत्म कर दिया और सबसे बड़ी नाइंसाफी वफाकी कोर्ट ने की, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन कर दिया जो कि दस्तूर साज असेंबली की बहाली का था। और ये तो पूरा सबसे बड़ी जो नाइंसाफियां हुई हैं वो तो अदालत के कटड़े में हुई हैं, चाहे वो तमीजुद्दीन केस हो, चाहे वो डोसो केस हो, अयूब खान और सिकंदर मिर्जा की जो बहाली थी उससे उसका ताल्लुक हो, बेगम नुसरत भुट्टो केस हो, चाहे वो जफर अली शाह केस हो, तो ये एक तसलसल है। और इसका और कोई हल नहीं है कि जो सियासतदान हैं, जिन पर अवाम एतमाद करते हैं, जिनको अवाम वोट देते हैं, वो तय करें कि जो इंतखाबात ड्यू हैं अक्टूबर में, उसके करीब जो है वो कोई एक ऐसा सेटअप बनाए कि जिस तरीके से इमरान खान पूरी कौम को राजा रियाज के हवाले कर गए हैं असेंबली से भागने के बाद, वो मुसीबत ना हो। मसला ये है कि इमरान खान की जमात में काफ़ी लीडर्स हैं जो समझदार हैं, जो कि तजुर्बाकार हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक गैर सियासी शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो हमेशा जो है वो एक ऐसा फैसला करता है जिसके नतीजे में मुल्क जो है वो भुगतता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नाउमीद नहीं हूँ। मेरा ख्याल है
कि कोई ना कोई सबील निकल आएगी। लेकिन ये जो हल है वो 3 रुकनी बेंच से नहीं आएगा, ये सियासतदानों को खुद ही निकालना पड़ेगा। न एस्टेब्लिशमेंट इस मसले को हल कर सकती है, न सुप्रीम कोर्ट इसको हल कर सकती है। ठीक है, लेकिन आदिल, अगर एस्टेब्लिशमेंट इस मसले को हल नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो नहीं कर पा रही है, फिर इस मसले को हल कैसे निकलेगा इसका हल? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे, और इमरान खान साहब को अगर पसंद के इलेक्शन नहीं मिलेंगे तो फिर इलेक्शन वो मानेंगे नहीं, और जो इलेक्शन होंगे उस पर भी सवालिया निशान होगा, क्योंकि वही इलेक्शन कमिश्नर है, वही इलेक्शन कमीशन है। देखिए, हम गोल गोल सर्कल्स में घूमते रहेंगे, लेकिन ये आपका 3 रुकनी जो पैनल है, हम तो अपनी उम्रों को के तयन पर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं कर पाए। भट्टी साहब पहले मुझे पोता उन्होंने कहा, अब आज उन्होंने मुझे भाई बना लिया है। सोलंकी साहब को उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, काद-ए-आज़म से मिला दिए। लेकिन लास्ट वीक भट्टी साहब से मुलाकात हुई, माशाल्लाह वो इतने प्यारे लग रहे थे कि अब मैं ऑन एयर आपको कह दूंगा कि मेरी और उनकी उम्र का फर्क 2-3 साल है। मैं उनसे बड़ा हूं 2-3 साल, मुझे तो अब ये लग रहा है। लेकिन फरमा बात ये है कि पगले रुलाएगा क्या? दो चीजें हैं। एक तो ये कि देखें, हमने जुनैद सफदर को इलेक्शन स्वीप नहीं करवाना, ना पंजाब में पीपल्स पार्टी को जिताना है, लेकिन खुदा के लिए हमने दोबारा 2018 में भी नहीं जाना कि जहां पर आप क्रिकेट ग्राउंड में तमाम फील्डर को बिठाकर इमरान खान को बैटिंग के लिए ले आए कि आप छक्के चौके मारते रहे, आरटीएस फेल करवा दें, वो भी हमने नहीं करना। आइन अगर 90 रोज में इंतखाबात का कहता है, 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो वही होगा जो कासिम सूरी ने आइन तोड़कर अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने दी। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि जी आपने आइन को तोड़ा है, सदर मुमलिकत को कहा, इमरान खान साहब को कहा। क्या हुआ इस मुल्क में? दूसरा यह कि उनकी आज भट्टी साहब की उम्मीदें जो है वो राजा रियाज से तो हो गई हैं, तो ये इमरान खान साहब से पूछे कि क्यों असेंबली आप छोड़कर राजा रियाज के हवाले हमें कर गए हैं। और राजा रियाज फिर भी अगर उस्मान बुजदार से 5 साल भट्टी साहब उम्मीदें रख सकते हैं पंजाब बेहतर करने की, तो राजा रियाज साहब मेरे ख्याल है कि उनसे काफी बेहतर साबित होंगे। देखिए, ये मामला जिस तरह मैंने पहले कहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए हल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है कि आज वो सियासी जमातों को कहे कि जी आइन का जो एक बहरान पैदा हो गया है हमारे सो मोटो लेने की वजह से, अब आप बैठे और उसका हल निकालें। हल पहले भी सियासतदानों ने इस मुल्क में निकाला है, चाहे 71 में जब मुल्क टूटा उसके बाद भुट्टो साहब ने जिस तरह इस मुल्क को संभाला, वो सियासतदान ही थे। जियाउल हक के बाद और बीबी और नवाज शरीफ साहब ने ऑल्दो आपस में वो लड़ते रहे, लेकिन फिर भी 11 साल इस मुल्क के साथ जो जियाउल हक साहब ने किया, जो उन्होंने कल्चर दिया क्लाशनकोव का और मनशियात का, और जो एक अफगान सो कॉल्ड उस वक्त जहाज था उसमें घुस के आज भी हम उसके सम्राट भुगत रहे हैं। इन्हीं सियासतदानों ने फिर मुल्क को संभाला। मुशर्रफ साहब आए, 11 साल वो इक्तिदार में रहे। जिस तरह से वो मुल्क आईनी बोरान में, सियासी बोरान में छोड़ के गए, उसके बाद बीबी की शहादत हुई, नवाज शरीफ साहब आए, इक्तिदार में आए, इन्हीं लोगों ने मुल्क संभाला। इमरान खान साहब भी पॉलिटिशियंस हैं, तो खेलने दीजिए इन सियासतदानों को आपस में। सियासत जब भी इदारे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो जुडिशरी हो, जब वो मुदाखलत करेंगे और अपने मफादात के मुताबिक करेंगे, इस मुल्क का हमेशा हमने देखा कि नुकसान ही हुआ। ठीक है आदिल, यही से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपने जो पॉइंट उठाया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो एपॉलिटिकल हो गए हैं, उनके एपॉलिटिकल होने पर भी लोगों को एतराज है कि वो क्यों एपॉलिटिकल हो गए। लेकिन एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। सोच तो ये रहे कि कोई मैजिकल स्पेल हो और तमाम तर मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 90 दिन गुजरने के बाद जो सेटअप इस वक्त लगा हुआ है केयर टेकर, वो गैर आईनी हो जाएगा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना चाहिए, उनको तैनात कर देना चाहिए। अगर 90 दिन अबूर हो जाते हैं तो फिर क्या कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी इस वक्त पंजाब और केपी में केयर टेकर सेटअप की? देखिए, पहली बात तो ये है कि आदिल शाहजेब, आपकी इजाज़त से आदिल से गिला है मुझे कि प्लीज़ हमारे उस्मान बुजदार को इन संगीन मामलात में ना लाएं। वो हमारा तब्दीली सिंबल है, वसीम अकरम प्लस है, हमारा आज़ादी का चांद है,
वो आजकल हमें नजर नहीं आ रहा है और हम आपको कहां से ढूंढ के दें। तो मेहरबानी करके उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू ना किया करें, दुख होता है, दिल से दुख होता है। और दूसरा, मेरे मोहन जुदाड़ो के बाबा सुलंगी साहब, वो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा था, उन्होंने लिखा सिंध हुकूमत ने मोहन जुदाड़ो का 50% से ज्यादा एयरपोर्ट के नीचे दे दिया है। तो मैं और ये दोनों जाएंगे, मोहन जुदाड़ो भी करेंगे और फिर इनका घर भी देखेंगे। और एक मजे की बात आपको बताऊं, सुलंगी साहब की आवाज बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गाते हैं। एक मरतबा मैंने पिछली सफों में बैठ के इनका गाना सुना था। अब आ जाइए इस सवाल पे आ जाइए कि आइन का खिलवाड़। मैं सुलंगी साहब से मुत्तफिक हूं इस बात पे कि 54 से आइन का खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदालती आइन का खिलवाड़ मैं मानता हूं, अयूब खान ने किया, ज़ियाउल हक ने किया, परवेज मुशर्रफ ने किया, मानता हूं। भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, मानता हूं। नजरिया ज़रूरत, मानता हूं। लेकिन सर आज मुझे थोड़ा सा ये है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के साथ आज PDM को शामिल कर लें, आज शहबाज हुकूमत को शामिल कर लें। इस PDM और इस शहबाज हुकूमत में सिकंदर मिर्जा साहब की भी वारिस बैठे हैं, अयूब खान के भी वारिस बैठे हैं, ज़ियाउल हक के भी वारिस बैठे हैं, और ये सारे वो बैठे हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब से भी डीलें ढीलें की थी। तो आइन को तोड़ने वालों के साथ मिलकर डीलें ढीलें करने वाले, मुआहदे करने वाले, और हर अहम मौके पे जब आइन के लिए खड़ा होना था तब कभी जद्दा, कभी सऊदी अरब, कभी बाहर निकलने दुबई, कभी अमेरिका जाने वाले आइन का जश्न मना रहे हैं। मुझे तो इस पे भी कोई एतराज नहीं, लेकिन अब इनमें शामिल कर लें। फौजी क्या करता है? फौजी एक करता है आइन को नहीं मानता, अदालतों को नहीं मानता, पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से, यानी यही पार्लियामेंट थी जो आज 6-7 इन्होंने करारदादें और तरीकें पास की। इसी पार्लियामेंट ने परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदर भी कहा था कि हम सदर कबूल करते हैं, तो वो भी ठीक थी, फिर ये भी ठीक ही होगी। अब क्या करें? बाकी सियासत खेले सियासतदान ही मुल्क चलाएं, कोई एतराज नहीं। लेकिन सर सियासतदानों को कम अज कम अब 75 साल बाद ये सोचना चाहिए कि खुदा के लिए सियासत खेले, आइन ना खेले, नवाज शरीफ इमरान खान ना खेले, जमहूरियत के साथ ना खेले, सुप्रीम कोर्ट के साथ ना खेले, इस कौम के साथ ना खेले, इस मुल्क के साथ ना खेले। अब मुझे बताएं फरवा के मेरे दोनों भाई भी मुत्तफिक होंगे, हमारे असल मसाइल क्या हैं? कभी इस 6-7 करारदादें एक साल में महंगाई पे आई हैं, गुर्बत पे आई हैं, बेरोजगारी पे आई हैं। ताज़ियत की है इस कौमी असम्बली ने उन 31 या 30 लोगों की जो राशन और आटे की लाइनों में जिनकी जो मौत हो गई थी। कभी हाथ उठा के फातिहा पढ़ा हो? कभी मुझे बताएं कि इस कहा हो कि यार वाकई बिजली बहुत महंगी हो गई है, गैस बहुत महंगी होगी? कभी पार्लियामेंट इकट्ठी बैठी? नहीं बैठी ना। हमसे ये कटे हुए हैं, हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं, हमसे कटे हुए हैं। कहते हैं आपने हमें मुंतखब किया है, लेकिन हमारे मसाइल भूले हुए हैं। कहते हैं आप हमारे दुख दर्द और हमारी तकरीरों, बयानों और इंटरव्यूज का हाल हो, तो उससे भागे हुए हैं। हम जी क्या कह रही? हम मुंतखब करते हैं। जी मैं तो मानता हूं, वरना मुझे ये दोनों मेरे भाई जो हैं 2018 में हमने मुंतखब किया। मैं इनसे जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि 76-75 साल में मैं तो इस बहस को ही समेटता हूं ना, हमने ही मुंतखब किया, सारों को ही मुंतखब किया। लेकिन अगर हम ये मान गए कि वैसे तो ये भी नहीं मानना चाहिए कि जब भी ये मुंतखब होते हैं, ये 1600-1700 खानदान हैं, ये 25-30 अफराद हैं, 25-30 खानदान हैं, यही आते हैं, खा वो फौजी हो खा वो सिविलियन हो, यही लोग आते हैं। लेकिन बात बेसिकली ये है कि जब अब हम मान गए हैं कि हमने आपको मुंतखब किया और आपने हमारे मसाइल हल करने हैं, तो क्यों नहीं करते? मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते, क्यों नहीं? यहीं से स्टार्ट करेंगे। जनाजा हमारा पढ़ाओ, हमें मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे मुसलसल कह रहे हैं मैडम एक ब्रेक ले लें। मेरा दिल नहीं चाह रहा है ब्रेक लेने का, लेकिन एक ब्रेक ले ही लेते हैं। ब्रेक से फिर वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को। वेलकम बैक। सुलंगी साहब, जिनको हम कहते थे कि ए पॉलिटिकल हो जाओ, वो तो ए पॉलिटिकल हो गए, लेकिन आप नहीं समझते कि वक्त आ गया है कि अब तमाम तर इदारे ए पॉलिटिकल हो जाएं, जिनसे हम तवक्को कर रहे हैं कि वो अब ए पॉलिटिकल हो जाएं? देखें, इस वक्त बजाय उनसे तकाजा करने के कि आप गैर सियासी हो जाएं, वो रेगन ने कहा था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, एतबार करें लेकिन उसकी तस्दीक करें। जो मसला है वो सियासतदानों ने हल करना है,
और इसके अलावा और कोई हल है नहीं। अभी आपने देखा कि जी जब पिछली दफ़ा ये फैसला करने लगे थे तो सियासी नुमाइंदों के जो जमातों के वकला ने बहुत कहा कि जी हमारी बात सुने, उनकी बात नहीं सुनी गई। अब उनको दोबारा बुला रहे हैं। अब ये अगर सियासी जमातें कहें कि जी 2030 में इंतखाबात के लिए हम राजी हैं, तो फिर आइन कहाँ जाएगा? तो ये जो गुंजाइश निकालने वाली बात है वो नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने की बात है। आइन जो है उसकी एक हरूफ है और एक रूह है। रूह इसकी ये है, वो 90 और 79 और 91 नहीं है। रूह ये है कि जी एक रीजनेबल जो टाइम है उसमें ये लोग राजी हो जाएं और एक निगरान हुकूमत के सेटअप पर राजी हो जाएं और आगे चले, और कोई हल नहीं है। ठीक ठीक। आदिल, आपको हल नजर आ रहा है? ये जो डायलॉग चल रहे हैं, बिलावल साहब भी गए हैं मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू करने के लिए, लग रहा है कि अब ये बर्फ पिघल जाएगी? देखिए, बर्फ हमें, मुझे लग रहा नहीं है कि पिघल जाएगी, लेकिन पिघलनी चाहिए क्योंकि यही एक रास्ता है। इस वक्त तो देखिए पीएमएलएन की अपनी प्री कंडीशंस हैं, पीटीआई की अपनी है, पीपल्स पार्टी जो है वो वाहिद जमात है इस वक्त जो ये कह रही है कि बगैर प्री कंडीशंस के हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए होगा क्या कि मुज़ाकरात तो पीएनए और भुट्टो साहब में भी हो रहे थे और वो हो भी चुके थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ, बिकॉज दे लेफ्ट इट टू लेट। और फिर हो सकता है ज़ियाउल हक साहब की अपनी भी एक ख्वाहिश थी कि जी टेक ओवर कर दिया जाए, मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो। इस वक्त सियासतदानों को भी उन्हीं लाइंस पर सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी तेजी की तरफ मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। और ऑब्वियसली हम शायद सुलंगी साहब और भट्टी साहब भी सबसे पहले लोग होंगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता कू होता है, इमरजेंसी लगती है, तो हम उसको ऑन एयर कह के कहेंगे कि जी ये गैर आईनी इक़दाम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हल क्या है? अगर सियासतदान ये ना कर पाए तो क्या मुल्क को इसी तरह एनार्किक सिचुएशन की तरफ धकेलना जो है वो ठीक होगा? आपके पास देखे ना 2-3 वीक के इंपोर्ट के पैसे रह गए हैं आईएमएफ के साथ, जो कि असल जो मसला है इस वक्त आपका, जिस पर सबको बात करनी, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट अभी तक आपका नहीं हो पा रहा आईएमएफ के साथ। आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आज अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, जून में दोबारा आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो जो हमारी सिचुएशन है उसके लिए जरूरी ये है कि ये अनार्किक सिचुएशन खत्म हो। ये जो हम रट लगाए रखते हैं कि जी कल इंतखाबात हो जाए, परसों, भाई आप कल करा ले इंतखाबात, आपस में बैठ जाएं, आपस में ये फैसला करें। अदलिया का काम लोगों को इंसाफ देना है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं 20-20 साल से। फौज का काम जो है वो सरहदात को संभालना है। उन दो इदारों को अपना काम करने दें, आप आपस में बैठें और किसी तस्फियत तलब हल की तरफ जो है मामले को लेके जाएं, तभी होगा ये मामला। वरना हम तीनों इधर बैठ के फिर कहेंगे कि जी अब क्या करें, अब तो मार्शल लॉ लग गया, अब क्या करें, अब तो इमरजेंसी लग गई है और हालात बाकी इतने खराब हैं। बार बार अगर भुट्टो या सिराजुल हक जैसे रहनुमा अगर ये कह रहे हैं कि जी बात उस तरफ जा सकती है, तो बात जा सकती है, क्योंकि इदारे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद वर्सन होती है और अनार्की और आईनी बुरान मजीद बढ़ता है, क्या करेंगे? कौन निकालेगा इस मुल्क को बुरान से? इक़्तिदार में इमरान खान साहब फिर भी आ जाएंगे, लेकिन एक ऐसे मुल्क जो कि डिफॉल्ट कर जाए, जो भी जिसको भी आप इक़्तिदार में उसका फायदा होगा। इमरान खान साहब क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। आदिल गॉट योर पॉइंट। मेरे पास वक्त की किल्लत है। इरशाद भट्टी साहब, लास्ट मिनट चल रहा है, क्या हल है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि लास्ट में चीज़ चल रहा है, लेकिन प्लीज़ बैठें सारे मिलकर। और इस कौम का महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पर लास्ट मिनट चल रहा है। हमारे इस कौम का जो बर्दाश्त का लास्ट मिनट चल रहा है, इस कौम के हौसले का लास्ट मिनट चल रहा है, और हमारे मुल्क के मसाइल का लास्ट मिनट चल रहा है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। कब बैठोगे? प्लीज़ बैठो और इसका हल निकालो। आइन का खिलवाड़ ना करो, और ये रही सही जो थोड़ा सा भरम रह गया इदारों का, इसको ख़त्म ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, आपका वक्त देने का। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, थैंक यू सो मच। और आदिल शाहज़ेब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे इस के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा इस गुफ्तगू में शामिल होकर, इस प्रोग्राम को कंडक्ट करके। उसकी वजह यह है कि यही जज्बा चाहिए। आए, बैठें, बात करें, हल निकालें, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है। आई होप कि ईद के बाद जब मैं प्रोग्राम पर आऊँगी, बैठूँगी, चीज़ें शायद थोड़ी सी बेहतर हुई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।